हेलो भाईजान, बहुत कुछ हो चुका है वर्ल्ड कप की दुनिया में। आज पहला सेमीफाइनल था साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, और मुझे याद है मैंने जो प्रोडिक्शन दी थी उसमें लग गए मेरे। बेसिकली न्यूजीलैंड हैव नॉट बीटन साउथ अफ्रीका, दे हैव thrashed them out of this World Cup. Chokers, as usual, choked और brilliant display from New Zealand throughout. मैं सीधा आता हूँ पॉइंट्स पे। न्यूजीलैंड वन द टॉस, फील्डिंग की, और पहली बॉल से आई वुड से वो छाए हुए थे। दूसरे ओवर में 2 विकेटें गिर गई एकदम ही। डिकॉक भी कुछ नहीं कर सका, रिकल्टन भी अगली बॉल पे आउट हो गया। उसके बाद एज यूजुअल क्रूशल स्टेजेस पे, नॉकआउट स्टेजेस पे डेविड मिलर भी फ्लॉप हो गया। एक चांस मिला उसको लागे, पहले उसका कैच ड्रॉप हुआ। और एक और का भी हुआ, मार्करम का, कैप्टन का, उसका भी 3 रन पे शायद कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सका। तो थ्रू आउट चढ़ी हुई थी उनके ऊपर न्यूजीलैंड तकरीबन 5वीं विकेट तक। उसके बाद आया जैनसन छा गया। जैनसन ने दिखा दिया कि वो वाकई गोल्फ अच्छा खेलता है, और जैनसन ने बहुत बेहतरीन तरीके से खेला। और इनका टोटल चला गया तकरीबन 170-80 तक, जो कि इन्होंने जब पहला इनका मैच हुआ था इसी वर्ल्ड कप के अंदर ग्रुप स्टेज में, उसमें भी इतना ही टोटल किया था। लेकिन वो न्यूजीलैंड ने किया था, साउथ अफ्रीका ने। और उसी तरीके से साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से वो मैच चेज़ किया था, इस मैच में न्यूजीलैंड वालों ने चेज़ कर लिया। मार मार के फाड़ के रखती बेचारों की। वो 33 बॉलों में सेंचुरी, यार वर्ल्ड कप की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी मारी है उसने क्रूशल सेमीफाइनल मोमेंट पे। किस टीम के खिलाफ, जो अब तक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है, 7 में से 7 मैच जीती हुई साउथ अफ्रीका, और उसको उसने बगैर प्रेशर के ठोका ठोकी हुई है फुल। 8 छक्के पता नहीं, और मेरे ख्याल कितने 10-12 चौके, स्पॉट ऑन। और अपने सेंचुरी के साथ ही उसने मैच भी ख़त्म किया है। तो समथिंग वी यूज़ टू हेयर के ओपनर हैं तो वो मैच फिनिश नहीं कर सकते। हमने लास्ट मैच में भी देख लिया है, ये संजू सैमसन वाले में, और हमने इसमें भी देख लिया कि ओपनर्स डू फिनिश मैच बिकॉज इट इज़ अ T20 आई गेम। एंड इसी बैट्समैन का जो पार्टनर था उसने 33 बॉल में 58 किया हुआ था, और उसने 100 मार के वो मारी, क्या कहे बंदा। बट वेरी वेल प्लेड न्यूजीलैंड, और अब भी थ्रेट है एक एक्चुअली इंडिया के लिए या इंग्लैंड के लिए, जो भी फाइनल में पहुंचती है टीम। अब आ जाते हैं दूसरे सेमीफाइनल के ऊपर, जो कि कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, विच इज़ गोइंग टू बी अ गुड वन एज वेल। ऑल दो लग रहा है वन साइडेड होगा और इंडिया वन साइडेड आराम से जीत जाएगा, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन। और ये मैं इसलिए की जाता हूँ बार बार क्योंकि इंडिया अक्सर कोलैप्स कर जाता है। इंडिया ने 2024 के वर्ल्ड कप में भी कोलैप्स किया था, लेकिन दे समहाउ मेड इट बैक। इंडिया 2023 के वर्ल्ड कप में खो गया था। फिर इंडिया 2022 की सेमीफाइनल में भी इंग्लैंड से ही हारा था, और 10 विकेटों से हारा था। नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग इतना बुरा हारेगा। तो एनीथिंग कैन हैपन। और फिर इस वर्ल्ड कप में भी इंडिया 2 बल्कि 5 दफ़ा आई थिंक कोलैप्स की है। तो यप, इट मैटर्स। बट इंग्लैंड हैज़न बीन वेरी इंप्रेसिव। वो बस उन्होंने हमें ही कुटना था, क्योंकि हमारी तो औकात बिल्कुल ही वो है, नमीबिया टाइप टीमों जैसी है। तो इंग्लैंड हैज़ नॉट बीन वेरी इंप्रेसिव एज वेल, एंड सो हैज़ बीन इंडियाज़ बैटिंग लाइनअप। बट बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो चल रहे हैं, चाहे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही हो, एक ही प्लेयर चल रहा हो, लेकिन वो फिर एंड तक चलता है। वो चाहे पांड्या हो, सैमसन हो, सूर्या हो, किशन हो, डुबे हो, हुसएवर, या विद द बॉल, बुमराह इज कंस्टेंटली वर्किंग। एंड आई वॉज फीलिंग ऑल्सो इन द लास्ट गेम कि चूंकि इंडिया के बॉलर्स अच्छे नहीं हैं सिवाय बुमराह के, मतलब अच्छे हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के सामने शायद वो उतने अच्छे ना रहे, तो वेस्ट इंडीज़ उनको कुटा के रखेगी। लेकिन वो कुछ इस तरह का कुटा ज़रूर था वेस्ट इंडीज़ ने, लेकिन उस लेवल का नहीं था। बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग इस 220 की पिच थी, तो वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम इस तरह के बॉलरों को 250 आराम से मारती है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ कोलैप्स कर गया था थोड़ा सा बीच में, वो तो एंड पे वो पार्टनरशिप लग गई थी होल्डर की और एक और की। तो या अब अगर इंडिया उस मैच में अपने आप को प्रूव कर सकते हैं इंडियन बॉलर्स, तो वो कल वाले मैच में तो ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। पांड्या, बुमराह, एंड मे बी यू नेवर नो कुलदीप यादव को अंदर ले आए, बिकॉज इट इज़ अ क्रूशल गेम एंड इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज चोकर। ऑल्दो अब तो उनको कहना फजूल बात ही है, क्योंकि वो अब तो नहीं, खैर पुरानी बात हो गई, बट दे वुड ट्राई टू कीप कुलदीप एन। और हो सकता है ना भी रखें, क्योंकि आकड़ भी तो रख रही है ना कि भाई हमने अपना मेन चाइना मैन नहीं खिलाया, एंड वी आर वॉन द ट्रॉफी। तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इंडिया, बट दे हैव प्लेड प्रीटी डिसेंट क्रिकेट। तो आई कैन सी देम इन द फाइनल विद न्यूजीलैंड। और फिर फाइनल क्या होगा वो अगली वीडियो में बात करेंगे समहाउ, बट कल वाली में। बट वो भी लगता ही है कि वन साइडेड इंडिया निकाल जाएगी अगर इंडिया एक दफ़ा फाइनल में पहुंच गई। बाकी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ है ओडीआई की, और हमारी मैनेजमेंट ने बता दिया है कि हम जब उनको कहेंगे ना कि हमारे दिल का ऑपरेशन कर दें, तो वो हमारे दिमाग का कर देंगे। इतनी फुद्दू मैनेजमेंट है ना, खुदा की कसम। पता नहीं कौन सेलेक्टर है, आकिब जवेद वाकई
मतलब क्या शाहीन अफरीदी जिससे 4 ओवर T20 के नहीं हो रहे, वो हमारे वनडे का कप्तान है। मतलब उसने 10 ओवर कराना ही है, और अगर वो 10 ओवर नहीं करवा रहा या अगर वो बॉलिंग नहीं करवा रहा तो फिर वो टीम में भी क्यों है? लेकिन वो हमारा कप्तान है, वो सिर्फ इस कोटे पे चला गया। हमने बाबर आजम को बिठा दिया T20 की परफॉर्मेंस में कि तुमने T20 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो तुम वनडे से बाहर हो जाओ। साइम अयूब का बेस्ट साल गुजरा है अभी वनडे में, तो हमने उसको T20 की बेस में निकाल दिया, एंड ही इज़ बाय द वे बॉलिंग इज़ वेल। वो 10 ओवरों का बॉलर है, एंड आई वुड से दिस, और इसको मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा कि वो वनडे के अंदर शाहीन से अच्छा बॉलर है इस टाइम। ही कैन बॉल वे बेटर 10 ओवर्स देन शाहीन। बट आई डोंट नो व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद दिस मैनेजमेंट। 5 या 6 नए अनकैप्ड प्लेयर्स आ रहे हैं, अच्छी बात है, मौका देना ज़रूर चाहिए, लेकिन एट द नसीम शाह जो बॉलर ही वनडे का है जो लिटरली इस टूर्नामेंट में उसको अपने परफॉर्म करने के लिए मौका नहीं दिया। एक मैच उसने खेला, उसमें वो विकेट निकाल गया, उसके अलावा क्या वो जो बॉलर जेनुअनली वनडे का है वो उसको निकाल दिया है। स्पिनर आप सिर्फ 2 लेके जा रहे हैं, मेन एक अबरार और एक इरफात मिन्हास। सुफियान वकीम को हमने फिर गायब कर दिया कि बस अब वो चूँकि शेडी हुए हैं तो वो बस उनकी जगह ना आ जाए। शादाब को फिलहाल बाहर कर दिया क्योंकि जिस तरह का क्रिटिसिज्म चल रहा है, ये क्या बकवास है यार। और फिर मैंने एक जगह देखा था, गाजी गोरी सम प्लेयर, बांग्लादेशी प्लेयर लग रहा था बाय द वे नाम से, उसके स्टैट्स आर वे अगलियर देन हसीबुल्ला या रोहेल नज़ीर। Why are where has Ruhail Nazir been, disappeared? Where is he disappeared? क्योंकि आई रिमेंबर हिम, उसकी हाइप बनी थी अंडर 19 में जब वो था। ही हैज़ वन सम सॉर्ट ऑफ कप और मे बी सम परफॉर्मेंस अगेंस्ट सम गुड टीम, बट वो गायब है। ही इज़ कंस्टेंटली गायब, ना PSL ना कुछ और ना कहीं और। अरफात मिन्हास या समीर मिन्हास तो फिर चले नज़र आ रहे हैं बार बार, तो लेकिन शिट सिलेक्शन अगेन वंस अगेन, और फिर इन्होंने नहीं लेना। और मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि आपने जब जुर्माना लगाया ना प्लेयर्स पे बुरी परफॉर्मेंस का, ये सिलेक्टर्स और कोचेस पे भी लगाओ, इनको डबल लगाना चाहिए। मतलब बाप की नौकरी समझी हुई कि हम जो उखाड़ना चाहिए हम उखाड़ लेंगे, देख लेते हैं कौन क्या कर लेता है। अजीब शिट है, अजीब च्यापा है। अलीम डार के बारे में खबर है कि ही हैज़ रिज़ाइंड, एंड ऑब्वियसली चूँकि वो बंदा लगता ही शरीफ सा है तो उसने इसी वजह से रिज़ाइन किया होगा कि ही वॉज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। वो कमेटी सिलेक्शन डिडंट वर्क इन द टूर्नामेंट, हमने देख लिया कैसी शिट टीम थी, तो उसने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन आई वुड से रिज़ाइन करना एक ऑनरेबल बात थी उसके लिए जो उसने की। लेकिन अगर वो बोलता ना कि जी मैंने इस वजह से रिज़ाइन किया, क्योंकि हमारे बोर्ड ने तो इतनी तकल्लुफ़ करना नहीं कि वो पूछे क्यों रिज़ाइन कर रहे हैं। बोर्ड ने भी ये कहना ओके वी डोंट गिव अ शिट, लीव अस, वी ऑलरेडी वांट शिटी पीपल, व्हाई आर यू इन हियर। तो बोर्ड तो इतना तकल्लुफ़ करेगा नहीं। तो आई थिंक रीम डार शुड हैव कम टू मीडिया और कम टू कैमरा एंड टेल के भाई ये बकवास होती रही है अंदर। इवन इस पॉइंट पे भी आकर रिज़ाइन करना नहीं बनता। रिज़ाइन उसी टाइम करते जब उसकी बात नहीं मानी गई होगी कोई, कि उसने कहा होगा जी ये प्लेयर डालें, नहीं सुनी तो बोलता, उसी टाइम बोल के रिज़ाइन करता। अब तो चूँकि सब कुछ एक्सपोज हो गया और आपने ठीक है ऑनरेबली डिग्निटी के साथ रिज़ाइन भी कर दिया, बट और आर बोर्ड डजंट गिव अ शिट कि आपने क्यों छोड़ा है। वो कोई और रेलू कटा ले आएंगे वहाँ पर, मेरे ख्याल तो अभी भी आया है शायद किसी पोस्ट पे, पर्ची पे आया हुआ है, तो वो किसी और इस तरह के रेलू को ले आएंगे। बट दिस हैज़ टू बी ऑन मीडिया, दिस हैज़ टू बी ऑन बुक्स के एक बंदे ने इस वजह से छोड़ा है। चाहे आपको कोई इंपॉर्टेंस ना देता हो एज अ सिलेक्टर, लेकिन पीपल हु वॉच क्रिकेट या हु कैन डू समथिंग अबाउट इट, दे डू लिसन यू एंड दे विल गिव इम्पोर्टेंस टू योर ओपिनियन। बाकी बहुत सारी अपडेट्स हैं यार। पिंडी जो सियालकोट की जो टीम थी वो भी खरीद ली मुल्तान वालों ने, मतलब मुल्तान वालों ने नहीं, जिसने खरीदी है उसने उसका नाम पकड़ के वापस मुल्तान रख दिया है। तो सियालकोट स्टैलियंस वो कहते हैं ना, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई बेचारी, टूर्नामेंट भी नहीं शुरू, बल्कि शुरू भी नहीं हुई थी बेचारी तो भी। तो इट हैज़ बीन सोल्ड टू न्यू ओनर एंड नाउ दे आर अगेन बैक। और अच्छा सा ही है वो जो उनका ओनर है, डिसेंट सा बच्चा है। ही वॉज इन फैक्ट वेरी इमोशनल व्हेन ही couldn't go far in the bid. I think his name is Gohar, and I just hope कुछ अच्छा करके दे। He was saying in fact कि मैं पाकिस्तान के लिए जो ज़रूरत होगी उस तरह के प्लेयर्स निकालेंगे। तो obviously we need middle order, very bad in every format। हमारे पास टेस्ट के अच्छे ओपनर्स हैं, शान इमाम, वो एक और उसका नाम निकल गया ब्रेन से, या वनडे में भी वी हैव गुड ओपनर्स, T20 में भी अब तो है ठीक है, बट वी नीड अ गुड मिडल ऑर्डर एंड आई होप दैट इज समथिंग ही वुड बी वर्किंग ऑन। एंड एक रिपोर्ट और भी आई थी कि सरफराज इज़ अबाउट टू बिकम द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम। अ गुड चॉइस दो, ही हैज़ बीन वेरी गुड, बट आई थिंक अगेन टेस्ट में तो उसकी अपनी परफॉर्मेंसेज कोई खास इंप्रेसिव नहीं रही एज अ कैप्टन भी टेस्ट मैचेस में। तो एंड नाइदर वॉज ही अ वेरी गुड टेस्ट प्लेयर, एक्सेप्ट आई रिमेंबर हिज लास्ट कमबैक सेंचुरी इन अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन पाकिस्तान समवेयर।
तो आई थिंक वाइट बॉल कैप्टनसी वो कोचिंग दे दी जाती तो शायद ज़्यादा बेहतर था। और अभी कुछ एनालिस्ट को भी मैं इसके ऊपर सुन रहा था, सीनियर प्लेयर्स को, तो वो कह रहे थे कि इसको भी कोचिंग देनी चाहिए अंडर 19 लोगों की, जो उसके पास इस टाइम है भी, लेकिन उसके साथ अभी इसको कंटिन्यू करें प्लान के साथ, उन बच्चों के साथ उसको साथ ही फिर हेड कोच का, मतलब जैसे जैसे वो डेवलप होते रहते हैं, ज़ाहिर है सरफराज की भी मेंटेलिटी डेवलप होती रहेगी और फिर वो ऑब्वियसली परफॉर्म करके करवा के देगा आपको। बट आई थिंक ठीक ही है। हसन को करो बाहर, लेकिन ये भी है कि भाई हसन जब उसको समझ आने लगी होगी चीज़ों की या हमारी टीम की, तो उसको निकालना भी एक बेवकूफ़ी है। लेकिन हमने पहले वालों के साथ जो किया है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन था, कोच था गैरी क्रिस्टन, इंडिया की टीम को वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, या गिलिस्पी था, गिलिप्सी या गिलिस्पी जो भी उसका नाम है, तो वी हैव डन वेरी शिट टू देम एज वेल। तो लेट्स सी व्हाट गोज। एटलीस्ट इतना ज़रूर है कि वी नीड अ देसी कोच, एंड हमारे देसी कोचेस को चाहिए स्पॉटलाइट। वसीम अकरम हो गया, शोएब अख्तर हो गया, अफरीदी हो गया, हु सो बकार यूनस बिगेस्ट शिट पाकिस्तान हैज़ एवर सीन इन कोचिंग। तो उस मुकाबले में सरफराज इज स्लाइटली लो की, वो नहीं आता या बोलता या बदतमीज़ी करता है इंटरव्यूज़ वगैरह, या मतलब वी नो हिम एज दैट पर्सन। तो दैट वुड बी स्लाइटली अ बेटर वे कि अगर उसको स्पॉटलाइट नहीं चाहिए तो फिर ज़ाहिर है वो बच्चों को स्पॉटलाइट लेने में मदद करेगा, एंड बच्चे तभी स्पॉटलाइट लेंगे जब वो परफॉर्म करेंगे, सिंपल एज दैट। तो यही आज का यही खुलासा है। बाकी व्हाट डू यू गाइस थिंक सरफराज की कोचिंग से रिलेटेड, अलीम डार के रेजिग्नेशन से रिलेटेड, कल की क्या प्रेडिक्शंस है तुम लोगों की? माय वोट इज फॉर इंडिया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पर नहीं है वो इंडियन फैंस ना नाराज़ हो जाए मेरे से, क्योंकि मैं जिस जिसको प्रेडिक्ट करी जा रहा हूँ वो समहाउ सरप्राइज देके कोलैप्स वो आउट हो जाते हैं। अब नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग साउथ अफ्रीका टू लूज टुडे, बट दे डिड। बट बीइंग ऑनेस्ट आई फील लाइक इंडिया वुड विन इट। तो तुम लोगों की प्रेडिक्शंस है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड टेक केयर, कल मिलते हैं।